बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौतेला बाप पांव दबाने के बहाने मुझे कमरे में बुलाता और मुझसे गलत बातें करता। मैं माँ को बताती तो माँ मुझे चुप करवा देती। अब अम्मा नौकरी करने लगी थी और सौतेला बाप इसका फायदा उठाता था। एक दिन इज्जत बचाने को मैंने उसे जान से मार दिया तो माँ ने इल्जाम अपने सर ले लिया। माँ को जेल हो गई। एक दिन मैं माँ से मिलने जेल गई तो माँ की चीखें सुनकर अंदर भागी, पर अंदर नजर पड़ते ही कयामत टूट पड़ी कि जब से मुझे पता चला कि आज मेरी अम्मी मुझे दिन में किसी भी वक्त लेने के लिए अपने दूसरे शौहर के साथ आ रही हैं, तो मेरी भूख तो भूख, प्यास भी उड़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ उनके दूसरे शौहर के घर नहीं जाना चाहती थी। पहली नजर में ही मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। जिनसे निकाह होते ही मेरी माँ एक तो मुझसे जुदा हो गई थी और दूसरी तरफ मेरी माँ का ये दूसरा शौहर मुझे एक आंख नहीं भाया था। जिस वक्त अम्मी का उनके साथ निकाह का सिलसिला चल रहा था तो वो कई बार कभी अपनी बहन के साथ तो कभी अकेले मेरी खाला के घर आते। वो मुझसे खामखाही बहुत फ्री होने की कोशिश करते थे और मुझे उनकी यही आदत बहुत बुरी लगती थी। जिस वक्त रिश्ते के सिलसिले में जहांगीर अंकल का हमारे घर आना जाना शुरू हुआ तो अम्मी ने खाला को कहा, लड़के वालों को मेरी बेटी सोनिया के बारे में ना बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सब जानकर शादी से ही इनकार कर दें, तो फिर क्या होगा। मैं क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर में बैठी रहूंगी और अपने बहनों की बातें सुनती रहूंगी। लेकिन खाला नहीं मानी। खाला ने जहांगीर अंकल से कोई बात नहीं छुपाई और उन्हें साफ साफ बताया कि अम्मी के मरहूम शोहर से उनकी एक बेटी भी है। अम्मी खाला से खफा भी हो गई, मगर खाला ने अम्मी को समझाते हुए कहा, अगर जहांगीर को शादी के बाद किसी भी मरहले पर यह पता चल गया कि तुम एक बेटी की मां हो तो फिर उस वक्त ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगा। अगर पहले से सच्चाई मालूम हो तो बाद में आने वाली जिंदगी के बारे में कोई दिक्कत पेश नहीं आती, लेकिन अगर एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी जाए तो फिर ऐसे रिश्ते देर पा साबित नहीं होते। तो अम्मी एकदम खाला को टोक कर बोली, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगी, तुम क्यों फिक्र करती हो। तो खाला अम्मी की बात को झुंझुला कर बोली, पता नहीं तुम कब समझदार होगी रुकैया, तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो लेकिन कभी कभी बच्चों वाली बातें करती हो। चलो माना तुम्हारा होने वाला शौहर बहुत ही बड़े दिल का मालिक हुआ, लेकिन क्या तुम अपने बहनोई को नहीं जानती किस कदर छोटे दिल वाले इंसान है। जब से तुम यहां पर आई हो उनका मूड हर वक्त खराब रहता है। तुम दोनों की वजह से मुझे सुबह शाम कितने ताने सुनने को मिलते हैं। ये तुमसे ढका छुपा हुआ तो नहीं है। बच्चों की जंजीर अगर मेरे पैरों में ना होती तो एक दिन भी मैं इस शौहर के साथ ना रहती। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर 5 बच्चे लेकर मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मेरे तो इस बंदे के साथ नसीब फूट गए हैं, तो मुझे तो गुजारा करना है। लेकिन सच्ची बात कहूं, बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर अपनी बेटी को भी साथ ही रखो। मैं मजीद तुम्हारी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकती और ना ही अब अपने खावंद की बातें मुझसे बर्दाश्त होती हैं। तुम जानती तो हो कि जब वो बोलने पर आते हैं तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। तो अम्मी खाला की बात सुनकर उस वक्त चुप हो गई, लेकिन दर हकीकत उनकी पूरी कोशिश थी कि खाला मुझे अपने होने वाले शौहर के सामने मुतारिफ ना ही करवाएं। लेकिन खाला ने अम्मी की एक न चलने दी और खुले और वाज़े अल्फाज में उन्हें बता दिया कि मैं रुकैया की बेटी हूं। इस बात पर अम्मी बहुत बिगड़ी, मगर खाला ने अम्मी को साफ साफ कह दिया था कि जिन्होंने रिश्ता करना होता है तो वो औरत के साथ साथ उसके बच्चों को भी कबूल करते हैं। इसलिए अगर इस बंदे ने तुम्हें कबूल किया तो लामुहाला तुम्हारी बेटी को भी कबूल करेगा। दरअसल खाला बार बार अम्मी को जोर इसलिए दे रही थी कि खालू अब हमें मजीद अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। दरअसल अब्बू के मरने के बाद हमें खाला के घर में रहते हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में मैंने और अम्मी ने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया था। खालू इंतहाई कंजूस इंसान थे, हर वक्त घर के खर्चों का रोना रोते ही रहते। तो मैं और अम्मी कई बार शर्मिंदा हो जाते कि हमारी वजह से ये लोग कितने परेशान हो गए हैं। उनकी अपनी फैमिली भी कोई छोटी तो नहीं थी, ऊपर से हमारा बोझ भी उनके सर पर आ पड़ा था। अम्मी ने कई बार कोशिश की कि वो कोई कामकाज शुरू कर लें, लेकिन खालू ने अम्मी को 2 टोक कह दिया कि अगर तुम घर से बाहर काम के लिए निकलोगी तो फिर पलटकर हमारे घर मत आना। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर की औरत बाहर निकलकर कामकाज करे। यही वजह थी कि मैंने बमुश्किल मैट्रिक किया तो घर बैठ गई। हालांकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैट्रिक के बाद मैं किसी स्कूल में जॉब कर लूं ताकि थोड़ा सा मेरा हाथ खुला हो जाए, तो कुछ पैसों से खाला की भी मदद व इमदाद हो जाएगी और हमें भी यहाँ रहने के लिए कुछ सुख का सांस मिलेगा। लेकिन खालू की हठधर्मी और गुस्से को देखते हुए मैं खामोश हो गई। खालू बड़े अजीब आदमी थे, न हमें घर से बाहर काम करने देते और न ही अपने घर में सुकून से खाना खाने देते। ऐन खाने के वक्त खर्चों का रोना लेकर बैठ जाते। यही वजह थी कि दस्तरखान पर मैं और अम्मी अक्सर भूखे ही उठ जाते। खाला बेचारी भी हमारी वजह से अक्सर उनके अताब का निशाना बनती रहती थी।
ऐसे में अम्मी को यही राह नजर आई कि वो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लें। वैसे भी वो कोई बहुत पढ़ी लिखी औरत तो नहीं थी कि कहीं जॉब के लिए स्ट्रगल करती। कभी कभी मैं सोचती कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो अपने लिए और मेरे लिए स्टैंड लेने के काबिल होती, फिर हम कभी भी खालू के घर की ये जिल्लत न देखते और भले एक कमरे की छत होती लेकिन कम से कम सुकून का सांस तो लेते। लेकिन अब अम्मी को अपने तमाम मस्तों का हल अपनी दूसरी शादी में नजर आ रहा था। जब से मोहल्ले की नजीरा आंटी ने अम्मी के कान में ये बात डाली थी कि जवां जहां हो दूसरी शादी क्यों नहीं करती, कब तक अपने बहनोई के घर में अपनी जवान बेटी को लेकर बैठोगी, तब से ही अम्मी दूसरी शादी के मुतालिक इंतहाई संजीदगी से गौर करने लगी थी। और फिर उन्होंने ही नजीरा आंटी को कहा कि वो उनके लिए कोई रिश्ता देखें। ऐसे में खालू को भी इस बात पर कोई एतराज न हुआ। लेकिन जब नजीरा आंटी ने जहांगीर अंकल की तस्वीर लाकर अम्मी को दिखाई तो अम्मी तो एकदम ही फरिश्ता हो गई और हाँ कर दी। नजीरा आंटी ने भी जब ये बताया कि ये इसकी चौथी शादी है तो अम्मी फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। तो नजीरा आंटी एकदम से बोली कि भाई 3 बीवियों को वो तलाक दे चुका है क्योंकि बकौल उसके वो किरदार की अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उसकी शादियों के हवाले से बिल्कुल परेशान ना होना। वो जवां जहां है, पैसे वाला है, तो तभी तो चौथी शादी कर रहा है। अम्मी ने कहा जब पहले 3 को तलाक दी हुई है तो फिर क्या मसला है, मुझे ये रिश्ता हर सूरत में कबूल है। तो खाला अम्मी की जल्दबाजी पर बरहम हो गई और बोली पहले अच्छे से उसके बारे में मालूम तो कर लो, तुम तो हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रही हो। तो अम्मी एकदम से बोली बस जब मुझे कबूल है तो किसी और को एतराज करने की कतन जरूरत नहीं है। तब खाला खामोश हो गई क्योंकि जानती थी कि अम्मी इंतहाई जिद्दी मिजाज है। दूसरा खाला अपने खावंद की वजह से भी बहुत तंग थी और दिल से चाहती थी कि हम माँ बेटियां बस अपने घर की हो जाए। जहांगीर अंकल जब हमारे घर रिश्ता लेकर आए तो जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे इंतहाई अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे न जाने क्यों उनके इस तरह ताड़ने से कोफ्त होने लगी। ये मेरी पहली उनके साथ बाज़ाब्ता मुलाकात थी जो कि मेरे लिए खुशगवार नहीं थी। इसीलिए मेरी कोशिश होती थी कि जब वो हमारे घर आते तो मैं दाएं बाएं हो जाती, लेकिन फिर वो हमारे घर बहाने बहाने से आने लगे। ऐसे में अगर कभी खाला घर पर ना होती तो मुझे ही उनके लिए चाय पानी लेकर ड्राइंग रूम में जाना पड़ता क्योंकि अम्मी तो उनके सामने नहीं जाती थी। एक दिन मैं उन्हें चाय देने ड्राइंग रूम में गई तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। तब मैं उनसे ज़रा फासले पर रखे सोफे पर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद उन्हें मुझसे कोई बात करनी है, लेकिन वो तो मुझ पर टिकटिकी बांधे न जाने किन ख्यालों में गुम हो गए थे। मैं उनकी अपने ऊपर टिकी हुई आंखें देखकर शदीद पजल हो गई। यही वजह थी कि जब मैं वहां से उठने लगी तो वो मुझसे ऊट पटांग सवाल करने लगे जिनका कोई सर पैर नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नहीं चाहते कि मैं यहां से जाऊं। वो मुझे एक माहिर शिकारी की तरह लगे जो अपना शिकार घेरना खूब जानता है। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि अल्लाह करे खाला जल्दी से कमरे में आ जाए तो मैं उठकर भागूं। और फिर जो ही खाला चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में आई तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर ही वहां से उठकर चली गई। मैं जहांगीर अंकल के बारे में अपनी नापसंदीदगी का इजहार एक दिन अम्मी से करने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर अब्बू के मरने के बाद पहली बार खुशी देखी तो मैं खामोश हो गई कि मेरी माँ एक अरसे बाद मुस्कुराई है। कुछ माह बाद अम्मी की शादी हो गई और वो रुखसत होकर जहांगीर अंकल के घर चली गई। खालू की तो पूरी कोशिश थी कि मैं भी अम्मी की रुखसती के साथ ही चली जाऊं, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया कि अभी साथ जाना मुनासिब नहीं है, पहले मैं वहां जाकर हालात देख लूं फिर तुम्हें साथ ही ले जाऊंगी। तो अम्मी के फैसले पर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं लगा, बल्कि मैंने तो शुक्र के कलमे ही पढ़ लिए। मैं तो दिल से यही चाहती थी कि अम्मी के साथ ही ना जाऊं तो अच्छा है। अम्मी के जाने का दुख अपनी जगह जरूर था, लेकिन अम्मी के साथ रहने का ख्याल आते ही मेरी जान जाने लगती, क्योंकि जब मुझे जहांगीर अंकल की खा जाने वाली नजरें याद आती तो मेरा दिल सहम जाता। अम्मी की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अम्मी की खाला की तरफ कॉल आई कि हम शाम को आपके घर आएंगे, सोनिया को तैयार रखना, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उस वक्त खाला के पास बैठी हुई थी और सब्जी साफ कर रही थी। अम्मी की कॉल पर मेरे कान खड़े हो गए तो मैं तशवीश भरी नजरों से खाला की तरफ देखने लगी। मुझे दिन रात यही धड़का लगा रहता था कि अम्मी मुझे एक न एक दिन लेने के लिए आएंगी, और मेरा यह अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था। जब खाला ने कॉल बंद की और मुझे अम्मी का पैगाम सुनाया तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरा उड़ता रंग देखकर खाला ने एकदम मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, पगली तू क्यों परेशान होती है, अच्छा नहीं है, अपनी माँ के साथ रहेगी। यहाँ हमारे घर से तो कई गुना बेहतर माहौल मिलेगा तुझे, खाने पीने की वहाँ कोई तंगी नहीं है, जहांगीर भाई का हाथ बहुत खुला है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला मैं अम्मी के साथ नहीं जाना चाहती। खाला ने गहरा सांस लिया और फिर बोली, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए,
वो तुम्हें बहुत चाहती है, पर खाला, वो जहांगीर अंकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं वहां नहीं रहना चाहती। बुरी बात सोनिया, वो तुम्हारे अंकल नहीं है, बल्कि उन्हें अब्बू कहा करो। अब रिश्ते में वो तुम्हारे वालिद हैं। तो मैं एकदम से बौखला गई और तेजी से बोली, वो बिल्कुल भी मेरे वालिद नहीं है। मेरे एक ही वालिद थे और वो फौत हो चुके हैं। वालिद क्या ऐसे होते हैं? तो खाला मेरी बात सुनकर फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखकर बोली, वालिद और कैसा होना चाहिए सोनिया? वो रिश्ते में तुम्हारा सौतेला बाप है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तो क्या ये कम है? खामखा क्यों नाशुक्री करती हो तुम? मैं क्या करूं खाला, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बेबसी से कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुमने खामखा डर को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। मैंने कुछ सोचा और फिर कहा, अच्छा, अगर मैं कभी आपकी तरफ आना चाहूं तो क्या आ सकती हूं? तो खाला एकदम मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं आ सकती? मेरी जान, मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुले हैं। जब दिल करे जरूर आओ। वहां जाने का मतलब ये तो नहीं है कि खाला का दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खाला ने मेरी तरफ हमदर्दी से देखा, लेकिन उनकी ये तसल्लियां मेरा दिल बहलाने के लिए नाकाफी साबित हुई और मैं एकदम से खाला की बात सुनकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर जो मैं महसूस कर रही हूं उसे किन अल्फाज में अपनी खाला और मां को बताऊं कि वो मेरे अंदर का डर समझ जाए। मैं खुद भी इतनी समझदार नहीं थी कि उनसे अपने अंदेशों के बारे में जिक्र कर सकती। खाला मुझे मुसलसल रोते देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या बात है सोनिया, तुम आखिर ऐसे क्यों रो रही हो? तो मैंने एकदम से खाला से कहा, आप मुझे यहीं पर रहने देना, अपनी नौकरानी बना ले। मैं खुद खालू के आगे हाथ जोड़कर उनसे दरखास्त करूंगी कि मुझे यहां रहने दे। तो खाला ने एकदम से मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अल्लाह ना करे कि तुम्हें किसी के आगे भी हाथ जोड़ने पड़े। अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर हम दोनों बहनों जैसा ना करे, तुम्हें वो दुख ना मिले जो हमारे नसीब में लिखे हुए हैं। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें खुद लेने के लिए आ रहा है। रुकैया बता रही थी कि जहांगीर ने खुद कहा है कि सोनिया को यहां लेकर आओ। अब ये उसका भी घर है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारी माँ ये बात करते हुए कितनी खुश थी, और ये तो कितनी खुशनसीबी की बात है, वरना अमूमन सौतेले बाप कहाँ इतने फराख दिल होते हैं कि पहले शौहर के बच्चों को कबूल करें। तो मैंने खाला से कहा, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पता नहीं आप लोगों ने उनमें ऐसा क्या देख लिया है। तो खाला मेरी बात सुनकर फिक्रमंद हो गई और बोली, तुम बिला वजह जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। जब तुम्हारी माँ मुतमईन है तो तुम क्यों परेशान होती हो? ये तुम्हारी परेशानी की उम्र नहीं है। हम हैं ना तुम्हारी फिक्र करने वाले। बस अब तुम रोना धोना बंद करो और अच्छे बच्चों की तरह शाम को अपना बैग तैयार कर लेना। खाला मेरी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। जाने क्यों मुझे अपने अब्बू उस वक्त बहुत ज्यादा याद आए। काश वो इस वक्त जिंदा होते तो मैं इतनी मुश्किल सूरत हाल से न गुजरती। शाम से पहले ही अम्मी अपने दूसरे शौहर जहांगीर के साथ मुझे लेने आ गई तो उनका रंग ढंग देखकर मैं और खाला हैरानी रह गए। उन्होंने इंतहाई तेज रंग का लिबास पहन रखा था और खूब तेज मेकअप कर रखा था। बात बात पर अम्मी खूब चहक रही थी तो खाला अम्मी को देखकर बहुत खुश हुई। अम्मी ने खाला को बताया कि जहांगीर बहुत ही ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए हैं। मैं जो अंदेशे लेकर उनके घर गई थी वो सारे के सारे अंदेशे गलत हो गए। आप यहां से ही अंदाजा लगा लें कि वो मुझसे शादी करने के दूसरे दिन ही कहने लगे कि सोनिया को जाकर ले आओ, वहां तुम्हारे बिना तंग हो रही होगी। अम्मी बात करते करते कोनखियों से मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खाला तो अम्मी की बातें सुनकर बहुत मुतमईन हो गई और फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ भाई सोनिया, तुमने अपना बैग पैक किया है या नहीं? हम ज्यादा देर यहां नहीं ठहरेंगे। जहांगीर को एक जरूरी काम से कहीं जाना भी है। तो मैंने झुंझलाकर अम्मी से कहा, अम्मी आप मुझे क्यों लेने के लिए आ गई हैं? मैं यहां पर बिल्कुल ठीक थी। तो अम्मी ने मेरी बात सुनकर एकदम मुझे हैरत से देखा और बोली, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वहां है जहां मैं रहती हूं। फिर वो इंतहाई धीमे अंदाज में मेरे कान के पास आकर बोली, इस घर में जो हमने वक्त गुजारा है अल्लाह वो किसी दुश्मन पर भी ना लाए। कहने को तो ये मेरे बहन बहनोई का घर था, लेकिन इन्होंने हमें हर वक्त सूली पर ही टांगे रखा। तो अब जब हमें हकीकी मायनों में एक छत मुयस्सर आ गई है तो तुम कितनी बदबख्त हो कि फिर भी इसी जगह रहने की ख्वाहिशमंद हो जहां पर हर पल दम घुटता रहा। मैं तो सर पकड़कर बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपनी मां को कैसे समझाऊं कि कम से कम यहां खालू मुझे जहांगीर अंकल की तरह गंदी नजरों से तो नहीं देखते ना। ज्यादा से ज्यादा गुस्सा ही करते हैं, वो मैं सह लेती हूं, लेकिन गंदी नजरों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मगर मैं जानती थी कि अम्मी को यह सब समझाना फजूल है, क्योंकि एक तो मुझे उन्हें समझाना नहीं आ रहा था और अगर कच्चे पक्के लफ्जों में मैं उन्हें बता भी देती तो वो मेरी बात ना समझती, क्योंकि वो अभी जहांगीर अंकल के नाम की माला जप रही थी
और उन्हें अभी जहांगीर अंकल के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। यहां तक कि मेरे चेहरे पर आई फिक्रमंदी पर भी वो अलर्ट ना हुई। चाय पीते ही अम्मी ने मुझे कहा, चलो सोनिया, अब हम निकलते हैं। तो मैंने आखिरी बार कोशिश करते हुए फिर अम्मी को इनकार करना चाहा और आस भरी नजरों से मैंने खाला की तरफ देखा, लेकिन खाला ने अपनी नजरें मुझसे फेर ली, जो इस बात का सबूत था कि वो मुझे रखना नहीं चाहती। तो मैंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अम्मी के साथ खाला के घर से निकल आई। सामने जहांगीर अंकल गाड़ी लेकर आए हुए थे। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, तो अम्मी उनके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई, जबकि मैं गाड़ी की बैक सीट पर जाकर अभी बैठी ही थी कि फ्रंट मिरर से दो घूरती निगाहें मुझ पर जम सी गई। कैसी हो सोनिया? एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने मुझसे पूछा। तो मैं परेशान सी हो गई। तो मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक हूं, और गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगी। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन अचानक गाड़ी के फ्रंट मिरर पर मेरी नजर जब पड़ी तो मैंने देखा जहांगीर अंकल मुझे मुसलसल देखे जा रहे थे। उनका यूं मुझे बार बार देखना बेचैन करने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं मुसलसल उसके इस तरह ताड़ने पर सच होकर सोचने लगी कि अभी इसका ये आलम है तो घर जाकर क्या होगा। मैंने तसल्ली देते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गई। मगर सच कहूं तो मेरा दिल अब उसे इज्जत देने पर माइल ना हुआ। जब हम घर पहुंचे तो एक अजीब से खौफ ने मेरे दिल को घेर लिया। ये काफी पुराना घर था, जो बड़ा ही अजीब बना हुआ था। मुकम्मल बंद घर को देखकर मेरा दिल भी बंद होने लगा। अम्मी अलबत्ता खुश नजर आ रही थी। वो मुझे अपने साथ देखकर मुतमईन हो गई थी, जबकि जहांगीर अंकल का रवैया इंतहाई पुरस्कार सा था, जिसे मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। मगर दूसरी तरफ मैं अपनी अम्मी के चेहरे की खुशियों को देखकर हल्की फुल्की हो गई। अम्मी ने मेरा बैग और सामान कमरे में रखवाया, जो कि पहले से ही उन्होंने मेरे लिए तैयार कर रखा था। कमरा साफ सुथरा था। यकीनन अम्मी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। अम्मी ने मुझे कहा, तुम यहां पर आराम करो, थक गई होगी, मैं जरा जहांगीर के लिए चाय बना लूं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। तो मैं कमरे को देखने लगी, जिसमें बराए नाम ही फर्नीचर था। नजीरा आंटी ने तो हमें यह बताया था कि जहांगीर अंकल बहुत पैसे वाले हैं, मगर उनका घर देखकर कहीं से भी ऐसा अंदाजा नहीं हो रहा था। लेकिन अपनी छत होने का एहसास अम्मी को खुशी दे रहा था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। शाम के वक्त में कमरे से बाहर निकली। अम्मी किचन में मसरूफ थी। अंकल लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। जैसे ही मैं वहां से गुजरी, उनकी नजरें फौरन मुझ पर मरकूज हो गई। हेलो बेटी, उन्होंने लफ्ज बेटी को काफी चबाकर बोला, लेकिन मैंने बस एक नजर उन्हें देखा और फिर नजरें झुकाकर किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि वो फौरन उठकर मेरे करीब आ गए। यहां मेरे घर में कैसा लग रहा है? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। जी अच्छा, मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया और जल्दी से पलटने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम और करीब आ गए। घबराओ नहीं, ये अब तुम्हारा घर है, आराम से रहो, मुझे भी अपना ही समझो। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा दबा दिया, तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में जैसे सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं फौरन पीछे हटी और तेजी से किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी नजरें मुझे अपनी कमर पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। अपना ध्यान बटाने के लिए मैंने अम्मी के किचन में हाथ बटाया, और फिर जब वापस कमरे में जाने लगी तो अंकल फिर मेरे रास्ते में आकर खड़े हो गए। तुम कहां जा रही हो? उन्होंने बहुत आहिस्ता से पूछा। तो मैं गड़बड़ा सी गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मैंने फौरन कहा, मैं चली जाऊंगी, और ये कहकर मैं फौरन उनके पास से गुजर कर चली गई। लेकिन उनकी अजीब सी मुस्कुराहट मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रही थी। कमरे में आकर मैंने दरवाजे को बंद कर लिया और लॉक लगा दिया, लेकिन मेरा जिस्म कँपा रहा था। ये पहला मौका था जब मैं इतनी शिद्दत से किसी की मौजूदगी में खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। रात के खाने में अम्मी ने काफी एहतमाम कर डाला था, लेकिन मेरा किसी भी चीज को खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं खामोशी से खाना खाती रही। इस दौरान अंकल ने बार बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बस हाँ या ना में जवाब देती रही। अचानक मुझे अपने पांव पर किसी का पांव टच होता हुआ महसूस हुआ। अम्मी तो मेरे बिल्कुल साथ बैठी थी, जबकि मेरे बिल्कुल सामने अंकल बैठे हुए थे। जो ही पांव टच हुआ तो मैंने एकदम गैर इरादी तौर पर अंकल की तरफ देखा। वो मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बज़ाहिर तो वो पुरसुकून दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी नजरों का मफहूम कुछ और ही था। मैं जो थोड़ा बहुत खा रही थी, अब मुझसे वो भी नहीं खाया जा रहा था। अंकल अपने पांव से बाकायदा मेरे पांव के साथ छेड़खानी किए जा रहे थे कि एकदम से मैं तेजी से उठकर खड़ी हो गई। तो अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ सोनिया, क्यों उठ गई हो? उन्होंने मेरी प्लेट की तरफ देखा, जिसमें बिरयानी जूं की तू ही पड़ी हुई थी। अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा मेरी बस। अरे क्यों दिल नहीं कर रहा? बिरयानी तो तुम्हारी बहुत पसंदीदा है और तुम्हारी वजह से मैंने बनाई है। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाह रही हूँ। तो अम्मी की आंखों में तशवीश से उभरी, और फिर मैं उनके जवाब का इंतजार किए बगैर ही
अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर जो पहला सवाल मेरे जहन में गूंजा वो ये था कि ये सब हुआ क्या है। आखिर अंकल का ये सब करने का क्या मकसद था। मैं इसी तरह इस्तरारी हालत में अपने कमरे में टहलने लगी और फिर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। रात का न जाने कौन सा पहर था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने घबरा कर पूछा, कौन? मैं हूं जहांगीर। उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस पूछना था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उनकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई और सुन न ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जल्दी से कहा। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा और फिर कदमों की आवाज दूर जाती हुई महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन अंकल का रात के इस पहर आना इंतहाई मशकूक था। दूसरी तरफ मुझे टेबल पर उनकी हरकतें और रवैया बार बार याद आया तो मैं बुरी तरह से डर गई। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो अम्मी पहले ही जाग चुकी थी और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अंकल भी वहीं मौजूद थे और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली उनकी नजरें मुझ पर मरकूज हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा हुआ तुम जाग गई, मैं बस आ ही रहा था तुम्हें जगाने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या काम करवाऊं। एक अजब गायब दिमागी की कैफियत में मैं अम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। नाश्ते के बाद अम्मी को करीबी मार्केट जाना था तो उन्होंने मुझे कहा, तुम किचन की सफाई कर देना, मैं बस जल्दी ही आ जाऊंगी। तो मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गई। मैं उनसे ये कहना चाह रही थी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि मेरी बात सुने बगैर ही वो बाहर चली गई। मैं भी उनके जाने के बाद बाहर सहन में आकर खड़ी हो गई। अंदर लाउंज में अंकल ऊंचे ऊंचे पंजाबी गाने लगाकर सुन रहे थे। ऐसे में मेरा दिल बिल्कुल अंदर जाने को नहीं चाह रहा था। एक अजीब घबराहट हो रही थी तो मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई कि अचानक मुझे अंकल ने आवाज दी, सोनिया कहाँ हो तुम? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैं लरस गई। अंदर लाउंज में से गानों की आवाज बंद हो चुकी थी और अब वो ऊंची ऊंची आवाज में मुझे बुला रहे थे। मेरे कदम तो जैसे मन मन भर के भारी हो गए। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं अंदर किसी सूरत नहीं जाना चाह रही थी कि अचानक मुझे उनके कराहने की आवाज आई तो मैं दिल थाम कर रह गई कि खुदा खैर करे, उन्हें क्या हो गया। मैं धड़कते हुए दिल के साथ जो ही लाउंज के दरवाजे में आई तो यहीं खड़े खड़े मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप मुझे बुला रहे हैं? तो वो एकदम बोले, अरे भाई इतनी दूर खड़ी होगी तो क्या खाक बताऊंगा, जरा नजदीक आओ, इधर मैं दर्द से मारा जा रहा हूं और तुम हो के पूछती भी नहीं, क्या हुआ आपको? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा तो वो एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, भाई मेरे पैरों में दर्द है, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो थोड़ा मेरे पैर ही दबा दो। अभी तुम्हारी अम्मी होती तो वो मेरे पैर दबा देती, अब वो नहीं है तो उनकी जगह तुम ये काम कर दो। मैं अम्मी की गैर मौजूदगी में उनके करीब जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे देखते ही देखते उनका लबो लहजा नरमी से गुस्से में बदल गया तो मैं भी डर गई। अरे भाई मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, आ जाओ। तो मैं डरते डरते उनके करीब गई। उन्होंने अपने पांव टेबल पर रख दिए और आंखों से इशारा करते हुए कहा, मेरे पैर दबाओ। मैं ना चाहते हुए भी उनके पैर दबाने लगी तो वो एकदम खुश होते हुए बोले, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है? अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो। ये कहते ही वो मेरे करीब आ बैठे तो मैं एकदम गड़बड़ा कर उठी ही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं बुरी तरह से लरजने लगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं उनसे कहती कि मेरा हाथ छोड़े। मैं बार बार उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन मेरे हाथ पर उनकी गिरफ्त इतनी सख्त होने लगी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक उन्होंने मेरा हाथ जल्दी से छोड़ दिया और मुझे कहा, बेटी घबराओ नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ हर तरह से महफूज हो। तो मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी कि उन्हें क्या हो गया है। अचानक मुझे पीछे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी तो एक लम्हे में मुझे समझ आ गई कि उन्होंने अपना लबो लहजा क्यों बदल लिया। ये शख्स बड़ा बहरूपिया निकला। मेरी माँ के सामने उसका तौर तरीका और हो जाता था और जब जरा सी तन्हाई मिलती तो ये अपने पूरे शैतानी किरदार के साथ मेरे सामने आन खड़ा होता। मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करके मैंने गहरी सांस ली। दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। अंकल का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था और मैं नहीं जानती थी कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। मैंने दिल में सोचा कि अम्मी को बताऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद वो मेरी बात पर यकीन न करें। अंकल की ये छोटी छोटी हरकतें मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। थोड़ी देर के बाद अम्मी मेरे कमरे में आई तो मैंने रोते हुए उन्हें कहा कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करें। तो अम्मी उलझन भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर अम्मी ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि ठीक है, आइंदा मैं जहां पर भी जाऊंगी
तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो मैं मुतमईन हो गई। इस दौरान मेरी बस ये कोशिश होती कि मैं अंकल की मौजूदगी में ज्यादातर अपने कमरे में ही रहूं, लेकिन जब वो घर से बाहर होते तो मेरी कोशिश होती कि मैं फटाफट अम्मी के साथ घर के कामों में मदद करवा दूं। एक दिन अंकल ने अम्मी से कहा कि उन्हें कारोबार में काफी नुकसान हो गया है, लिहाजा घर के निजाम को चलाने के लिए उन्हें कहीं न कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो अम्मी उनकी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, मेरी तो तालीम भी नहीं है और ना ही मुझे कोई खास हुनर आता है, तो मैं क्या जॉब करूंगी। तो वो एकदम बोले, इसमें हुनर या तालीम की जरूरत नहीं है, ये अचार की फैक्ट्री है और तुम्हें बस पैकिंग करनी है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हफ्ता 10 दिन के अंदर ही सीख लोगी। तो अम्मी खामोश हो गई, लेकिन मैं परेशान हो गई। जो ही अंकल घर से बाहर निकले तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपने जहां पर भी नौकरी करनी है जरूर करें, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। मैंने गुस्से से कहा तो अम्मी परेशान हो गई और बोली, ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ ही चलना। अगले दिन जब अंकल अम्मी को लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकले ही थे तो मैं भी साथ चल पड़ी। तब अंकल ने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा, इसको किधर लेकर जा रही हो। तो अम्मी ने कहा, ये अकेले कैसे रहेगी। तो वो अम्मी पर बिगड़ से गए और कहने लगे, ये घर है मेरा, तुम्हारे बहनोई की तरह का अस्तबल नहीं है कि जिसमें रहते हुए तुम्हारी बेटी डर जाएगी। और वैसे भी फैक्ट्री में वही लोग जाते हैं जिन्हें काम करना होता है, उनके साथ किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। तो अम्मी ने कहा, ठीक है, ये भी मेरे साथ फैक्ट्री में काम कर लेगी, इससे भी घर में बैठकर बोरियत ही तो होती है। तो अंकल एकदम बोले, कोई जरूरत नहीं है इससे फैक्ट्री में काम करने की, वैसे भी मैंने कौन सा तुमसे सारी जिंदगी फैक्ट्री में काम करवाना है, बस कुछ महीनों की बात है, मेरा कारोबार फिर से जम गया तो तुम घर में बैठकर राज करना। तो अम्मी खामोश हो गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने यहां पर मजीद बहस की तो उनके शौहर का मूड इतना खराब हो जाएगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। लिहाजा वो तो उनके साथ खामोशी से आगे बढ़ गई, जबकि मैं ये सोच सोचकर परेशान होने लगी कि अब मेरा क्या होगा। जब अम्मी फैक्ट्री चली जाती तो अंकल अक्सर मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाते, कभी कहते कि मेरे सर में दर्द है, कभी कहते पैर दबाओ। वो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द फिरते रहते और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं शिकायत नहीं करती तो वो और भी ज्यादा दलेर हो गए और अब तो इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज में वो मुझसे गुफ्तगू भी करने लगे थे। और वो गुफ्तगू इतनी फजूल होती कि मुझे उलझन होने लगती, लेकिन मैं खामोशी रहती। अब उनकी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैं आखिर कब तक उन पर पर्दा डालती। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अब अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर मैं उनके शौहर की बदतहजीबी को क्यों छुपाऊं, बल्कि उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि आपको फैक्ट्री में भिजवाने के बाद ये शख्स सारा सारा दिन घर में बैठा रहता है और मुझे परेशान करता है। शायद ये सब जानने के बाद अम्मी कोई बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाए। लिहाजा मैं अम्मी का बेसब्री से इंतजार करने लगी और जब वो शाम को लौटी तो मैंने मौका देखकर अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी ने पूरी संजीदगी के साथ मेरी सारी बात सुनी और गहरी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने खाला से बात की और कहा, सोनिया को आप अपने घर में रख लें। तो खाला ने दो टूक अंदाज में अम्मी को मना कर दिया और कहा, तुम माँ बेटियां अब अपने मामलात को खुद ही सुलझाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। उन दिनों खालू का एक्सीडेंट हुआ था और वो टांग टूटने की वजह से चारपाई पर ही पड़े रहते थे और आजकल तो उनका गुस्सा उरूज पर था। वो अपनी माजूरी की वजह से खाला को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन जरा जरा सी बात पर उन्हें गालियां देते और खूब गुस्सा उन पर निकालते। इस सिचुएशन में खाला ने अम्मी से माजरत ही कर ली तो अम्मी और भी परेशान हो गई। मुझे लगता था कि अम्मी कोई ना कोई हल निकाल लेंगी, लेकिन जब अम्मी ने कहा कि तुम इस मामले में खामोशी रहो और जब मैं घर पर ना हुआ करूं तो कमरे से बाहर मत निकलो, बल्कि कमरे को अंदर से लॉक लगाकर चुप करके बैठ जाया करो, तो मुझे अपनी अम्मी पर हैरत हुई कि ये कोई मसले का हल तो नहीं है। तो अम्मी ने कहा, फिर मैं क्या करूं, तुम मुझे ये बताओ। साथ तुम्हें मैं ले जा नहीं सकती, खाला के घर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तो अब इसका वाहिद हल यही रह गया है कि तुम मेरे आने तक कमरे में बंद रहो। तो अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अब मुझे लगने लगा जैसे मैं अपनी माँ के होते हुए भी बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। पहले तो फिर मुझे अपनी माँ पर गुरूर था कि मुझ पर वो आंच भी नहीं आने देगी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वो अपना घर बचाने के खातिर मेरी इज्जत अगर दाव पर भी लगती है तो वो इतनी परवाह नहीं करेंगी। लिहाजा अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंकल के गंदे हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। हालात की मार खा खा कर वक्त से पहले ही बाशऊर हो गई थी। मुझे अपने अच्छे और बुरे का बहुत अच्छे से पता चल गया था। एक दिन जब अम्मी फैक्ट्री गई तो मैंने फौरन ही खुद को कमरे में बंद कर लिया और कुंडी लगा दी और ये फैसला किया कि जब अम्मी आएंगी तो ही मैं कमरे से बाहर निकलूंगी। पूरे घर में अंकल तंदनाता हुआ फिर रहा था और मुझे बाहर बुला रहा था। उसका जारहाना रवैया जो मुझे नजर आ रहा था
वो आम रूटीन के रवैयों से इंतहाई मुख्तलिफ था। मुझे उससे अपनी इज्जत का बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो गया, लेकिन खुदा जाने उसने किस तरीके से दरवाजा खोल दिया। हालांकि मैंने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद किया था। वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अंदर आते ही मुझे दबोच लिया, लेकिन मैं भी रोज रोज के डर के आगे ये तहैया कर चुकी थी कि अब उससे मजीद नहीं डरूंगी। लिहाजा मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसको इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका माथा दीवार से टकराया और वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा और फिर उठ ही न सका। मैं काफी देर सख्ती की कैफियत में खड़ी रही। मेरे हवास काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ही मुझे यह एहसास हुआ कि अंकल दोबारा से उठकर मेरी तरफ नहीं आ रहा, तो एकदम से मेरा एतमाद लौट आया। मैं उसे फलांगते हुए कमरे से बाहर चली गई और दरवाजे को बंद करके खुद सहन में आकर बैठ गई। कई घंटे गुजर गए, लेकिन अंदर से अंकल के उठने की कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। कहीं वो मर ही न गया हो। अचानक ये सोच आते ही मैं खौफजदा हो गई और बार बार अपने हाथों की तरफ देखने लगती कि कहीं मेरे धक्का लगने की वजह से अंकल मर तो नहीं गए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाकर देखूं। दिन ढल चुका था और अम्मी के आने का वक्त होने वाला था। मैं बेचैनी से सहन में चक्कर काटने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने अम्मी खड़ी थी। मेरे चेहरे पर हवाइयां देखकर वो परेशान हो गई और बोली, सब खैर तो है सोनिया? क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो? तो मैं रोने लगी और उनसे कहा, वो अंदर अंकल। तो अम्मी एकदम सटपटाकर मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ जहांगीर को? तो मैं उन्हें लेकर अपने कमरे में आई। अम्मी ने देखा कि उनका शौहर मर चुका है। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई, फिर एकदम से उठी और उन्होंने मुझे कहा, ये सब मैंने किया है, खबरदार तुमने अगर कोई लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। तो अम्मी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने अम्मी से कहा, इस इब्लीस का खात्मा मेरे हाथों हुआ है, आप क्यों अपने सर ये इल्जाम लेती हैं? तो अम्मी ने मुझे कहा, मैं तो अपनी आधी जिंदगी गुजार चुकी हूँ, अगर आधी जेल में भी गुजर गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लिहाजा कोई हिमाकत मत करना, जैसे कह रही हूँ वैसे ही करो। अम्मी ने खाला को फोन किया और उन्हें बुला लिया और खाला से कहा कि इसका बहुत ख्याल करना। फिर अम्मी ने पुलिस वालों को कॉल की तो आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस हमारे घर में मौजूद थी। अम्मी ने खुद अपने जुर्म का इकरार करते हुए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। जिस दिन अम्मी को जेल हुई उस दिन मैं बहुत रोई कि मेरी वजह से मेरी माँ आज इस हाल को पहुंच गई है। जबकि अम्मी मुझे कहने लगी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, काश मेरी आंखों पर पट्टी ना बंधी होती तो तुम उस दरिंदे के हाथों इतनी परेशान ही ना होती। अम्मी को बहुत पछतावा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं पलटकर खाला के घर चली गई, क्योंकि उनके घर के अलावा इस भरी दुनिया में मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अम्मी से कहा था कि मैं दारुल अमान चली जाती हूँ, लेकिन खाला ने मुझे कहा, दारुल अमान में तो लड़कियों की इज्जत और भी गैर महफूज है, लिहाजा मैं तुम्हें वहां छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकती। बस अगर तुम्हारे खालू गुस्से में कुछ बोले तो अपने कान बंद करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। और मैंने ऐसा ही किया। जब तक खालू जिंदा रहे तो कोशिश की कि मैं उनके सामने ही ना जाऊं और चुप करके अपना वक्त गुजारने लगी। लेकिन उनकी डेथ के बाद खाला की जिंदगी में जैसे एक सुकून सा आ गया। खाला ने घर का निजाम चलाने के लिए एक करीबी फैक्ट्री में जॉब कर ली और मैंने भी घर के पास एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर ली। यूं खाला और मेरी आमदनी से घर का निजाम चलने लगा। साथ साथ मैंने अपनी तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। क्योंकि जिंदगी मेरे लिए फूलों की सेज नहीं थी और ना ही मैंने अपनी जिंदगी में कोई उम्मीदें बांध रखी थी कि कोई आएगा और मुझे इस मुश्किल सूरत हाल से निकालेगा। मुझे जो करना था खुद करना था, इसीलिए मैंने अपना जहन बना लिया कि अब अपनी जिंदगी में किसी से नहीं डरना और बस आगे बढ़ते रहना है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अगर कभी अम्मी की याद बहुत ज्यादा सताती तो मैं उनसे मिलने के लिए जेल चली जाती। एक दिन मैं उनसे मिलने जेल गई कि अचानक अम्मी की दर्दनाक चीखें मेरे कानों में पड़ी तो मैं घबरा गई, क्योंकि वेटिंग रूम के साथ ही अम्मी का सेल था और मैं अपनी अम्मी की आवाज हजारों में भी पहचान सकती थी। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई और ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल से मिन्नत करने लगी कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मेरी आवाज में इतना दर्द था कि कांस्टेबल मुझे रोता देखकर मेरी मदद पर आमादा हो गया और वो मुझे लेकर उस सेल की तरफ आया जिसमें मेरी माँ बंद थी। मैं जो ही सेल के अंदर गई तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि वो दर्द से गुजरकर एक चांद से बेटे की माँ बन चुकी थी। ये उनके और जहांगीर का बेटा था, लेकिन अम्मा को जहांगीर के साथ साथ उसकी याद दिलाने वाली हर निशानी के साथ शदीद नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और डॉक्टर को कहा कि इस बच्चे को मेरी नजरों से ओझल कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए जिसके बाप ने मेरी बेटी की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। भला उसके बेटे को मैं क्यों पालूं? तो मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की
कि अम्मी, इसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? तो वो मेरी तरफ देखकर रोने लगी कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है, बस मेरे फैसले ही गलत थे। अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और तुम्हारी भी। तो मैं उन्हें तसल्ली देने लगी कि अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। फिर मैंने वो बच्चा चुपके से अपनी माँ के पास से उठाया। ये बच्चा था तो उस शख्स का कि जिससे मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का ये आज़म बना लिया था कि मैं उसे एक बेहतरीन इंसान बनाऊंगी कि जिस पर दुनिया रश करेगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। मैं उसे लेकर घर आ गई हूँ और अब उसे पालने की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अम्मी की जेल में ही कुछ अरसे के बाद डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ के चंद माह बाद ही मेरा एक रिश्ता आया, तो खाला ने खामोशी से मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं एमए करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। मैं अपनी कहानी से हर उस लड़की को ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में अगर मुश्किलात आ भी जाएं तो उनसे घबराना नहीं है, बल्कि डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।